Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सब लोग? Good evening to each and every one of you. Welcome to the final marathon of this season, November 22. उसके बाद हम लोग सीधा प्री एग्जाम मैराथन्स में मिलेंगे। तो ये मैराथन स्टार्ट हुए थे 17 अक्टूबर से। आप ये पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। ऑलरेडी ये सारे के सारे सेशंस हो चुके हैं। आप यूट्यूब पर थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे। और आज 29 अक्टूबर हम ये 3 टॉपिक्स करेंगे: इनवॉइसिंग प्रोविजंस अंडर जीएसटी, पेमेंट ऑफ टैक्स और रिटर्न्स अंडर जीएसटी। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले इनवॉइसिंग प्रोविजंस। तो टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स और ई वे बिल। राइट, एज यूजुअल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा पीडीएफ का, जहां से आप ये वाली पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो। जो भी मैं नोट्स यूज कर रहा हूँ, इन पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके बाद प्लीज जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में करवाए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को जरूर से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हु कैन रेज अ टैक्स इनवॉइस? तो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। जो भी बंदा गुड्स या सर्विसेज, टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है, वो रेज कर सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स। तो अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, ठीक है, और मैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहा हूं, तो भी मैं अपना टैक्स इनवॉइस रेज कर सकता हूं। ठीक है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस? तो टैक्सेबल सप्लाई आपकी या तो गुड्स की होगी या सर्विसेज की होगी। ठीक है, गुड्स में 3 पार्ट्स में देखते हैं। अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल आपको लेटेस्ट इशू कर देनी चाहिए, बिफोर या एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं है तो डिलीवरी के टाइम पर आपको इनवॉइस इशू कर देनी चाहिए। और अगर आपका सेल और सेल ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पर आपने किया हुआ है, तो बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि जब आप डिस्पैच कराते हो तब सप्लाई तो होती नहीं, लेकिन जब वो अप्रूवल भेजता है तभी सप्लाई हो जाती है। तो या तो उससे पहले, या तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर रिमूवल के 6 महीने के बाद, रिमूवल के 6 महीने के अंदर अंदर, विच एवर इज अर्लियर। राइट, सर्विसेज, तो जब भी आपकी सर्विसेज सप्लाई हो जाती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर कर दीजिए। लेकिन इंश्योरेंस और बैंकिंग के केस में ये 45 दिन तक का आपको लिमिट मिला हुआ है। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स बिफोर और एट, अगर गुड्स की कंटिन्यूअस सप्लाई हो रही है तो फिर आपको टाइम लिमिट क्या है? तो बिफोर या एट द टाइम ऑफ ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इज इशूड और ईच सक्सेसिव पेमेंट इज रिसीव्ड। तो जैसे जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू कर रहे हो, तब तब आप इनवॉइस बनाइए, या जैसे जैसे आपको पेमेंट मिल रहा है वैसे वैसे आप इनवॉइस बनाइए। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो फिर अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसरटेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट से आप ड्यू डेट ऑफ पेमेंट को एसरटेन कर सकते हैं, तो फिर ऑन या बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आप इनवॉइस रेज कर दीजिए। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट सो एसरटेनेबल, नहीं है, तो फिर बिफोर या एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कर दीजिए। अगर पेमेंट किसी इवेंट के कंप्लीशन पर डिपेंडेंट है या लिंक्ड है, तो ऑन या बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट आप इनवॉइस को रेज कर दीजिए। ठीक, टैक्स इनवॉइस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कंटेंट्स होते हैं? तो जीएसटीआईएन सप्लायर का होना चाहिए, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ इशू, जीएसटीआईएन ऑफ रेसिपिएंट इफ रजिस्टर्ड, सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है तो उसका भी जीएसटीआईएन लिखना होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट इफ नॉट रजिस्टर्ड, एचएसएन, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक, फिर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स रेट या सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेस, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई, एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेयर डिफरेंट दैन प्लेस ऑफ सप्लाई, tax payable on reverse charge basis, signature of authorized signatory। इनवॉइस इशू करने का मैनर क्या है? तो गुड्स के केस में इनवॉइस ट्रिप्लिकेट में इशू होता है। ओरिजिनल कॉपी रेसिपिएंट के लिए होती है, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के लिए होती है, और ट्रिप्लिकेट कॉपी सप्लायर के लिए होती है। और सप्लाई सर्विसेज के केस में डुप्लीकेट में इनवॉइस बनाई जाती है, ओरिजिनल कॉपी रेसिपिएंट के लिए होती है और डुप्लीकेट कॉपी सप्लायर के लिए होती है। सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइसेज इशूड ड्यूरिंग अ मंथ और अ क्वार्टर शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GSTR 1। तो जब आप मंथली फॉर्म GSTR 1 फाइल करते हो, तो फिर आपको ये जो भी इनवॉइसेज हैं इनका सीरियल नंबर आपको वहां पर मेंशन करना होता है। ठीक, फिर ई इनवॉइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो देखो, क्लास ऑफ पर्संस मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन पैन ग्रेटर देन 20 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो यहां पर अगेन, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले सभी सेशंस में बात की थी, कि जो भी आपके अमेंडमेंट्स है, ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में ही कोई अमेंडमेंट्स है, तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन जहां पर कट रहा है वहां पर मैं कटवा के उसको बोल्ड में अमेंडमेंट दिखा देता हूं। तो जैसे ये 50 करोड़ था, आपके स्टडी मटेरियल में अभी भी 50 करोड़ लिखा होगा, लेकिन अब ये 20 करोड़ हो चुका है क्योंकि अमेंडमेंट आ चुका है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए 20 करोड़ ही रेलिवेंट है, आपके एग्जाम के लिए 50 करोड़ रेलिवेंट नहीं है। राइट, तो जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा उनके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है, या इन 20 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा इन एनी प्रीसीडिंग ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स।
ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 17-18 के बाद अगर किसी का भी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 20 करोड़ को क्रॉस कर जा रहा है तो फिर आपको ई इनवॉइस करने की जरूरत है। तो क्लास ये हो गया आपका, ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन पैन ग्रेटर देन 20 करोड़ रुपीस इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस। ठीक, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाओ बात करते हैं। ई इनवॉइस स्कीमा क्या होता है? इट इज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट इन विच इट्स अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट इन फॉर्म GST INV1 containing mandatory specified fields to be reported in electronic format to invoice registration portal यानी IRP applicable for all businesses across the country। अब ये IRP क्या होता है? वेबसाइट फॉर अपलोडिंग और रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस बाय नोटिफाइड पर्संस। What is the IRN? The unique reference number is generated and returned by IRP on successful registration of e-invoice. GST invoice will be valid only with a valid IRN। ठीक है, तो जब भी आप ये ई इनवॉइस या GST इनवॉइस करते हो तो वहां पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर निकल कर आता है जिसको इनवॉइस रेफरेंस नंबर कहा जाता है। फिर एडवांटेजेस क्या है इसकी? ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस इनटू GST रिटर्न, बिल्कुल सही बात है, अपने आप GST रिटर्न में ये जो इनवॉइसेस हैं आपकी चली जाएंगी। ऑटो जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, substantial reduction in transcription errors, early payment, cost reduction, improved efficiency of business, reduction of tax evasion, elimination of fake invoices, ये सारे इसके benefits हैं। Situations in which e-invoices are applicable, कहां कहां पर e-invoice आपको देने की मैंडेटरी है, जरूरत है? तो देखो, अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज कर रहे हो टू अ रजिस्टर्ड पर्सन बाय नोटिफाइड पर्सन, मतलब बेसिकली अगर आप B2B सप्लाईज कर रहे हो तो ई इनवॉइस नेसेसरी है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और आप नोटिफाइड पर्सन हो तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। B2C में ये नॉट एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं बिजनेस हूं और मैं अगर किसी कस्टमर को दे रहा हूं तो मेरे को ई इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है। इनवॉइसेज इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो इनके लिए भी नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। Supplies made by notified person, tax on which is payable under reverse charge under section 9(3), तो इनके लिए applicable है। Where specified categories of supplies are received by notified persons from unregistered persons attracting reverse charge under section 9(4) or through import of service, तो यहाँ के लिए भी not applicable है। और अगर आप goods को import कर रहे हो, bill of entry है, तो फिर आपको invoicing not applicable हो जाएगी, right? नो रिक्वायरमेंट ऑफ इशूइंग इनवॉइस कॉपीज इन ट्रिप्लिकेट या डुप्लीकेट, तो ई इनवॉइसिंग के केस में आपको ट्रिप्लिकेट या डुप्लीकेट में इनवॉइस कॉपीज को करने की कोई जरूरत नहीं होती है। Where e-invoicing is applicable, no need of issuing invoice copies in triplicate or duplicate। Exemption from e-invoicing, तो कौन किस किस को e-invoicing से exemption है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को है, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC, GTA supplying services in relation to transportation of goods by road in a goods carriage, supplier of passenger transportation service, person supplying services by way of admission to exhibition of cinematograph films in multiplex screens, और ये एक एडिशन है क्योंकि अमेंडमेंट है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, इन लोगों को भी ई इनवॉइस इशू करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ओवरऑल वर्कफ्लो कैसा रहता है? तो टैक्स पेयर्स यानी कि जो सप्लायर्स हैं वो GST इनवॉइसेस को क्रिएट करते हैं अपने आप से अपने अकाउंटिंग, बिलिंग या ERP सिस्टम्स पर एज पर ई इनवॉइस स्कीमा। तो GST INV01 के हिसाब से ये लोग अपनी ई इनवॉइस को क्रिएट करते हैं। टैक्स पेयर्स अपलोड दी ई इनवॉइस स्कीमा टू IRP, फिर ये इनवॉइस ये जो IRP हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था ना, इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल, इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल था ना, ये कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये रहा। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में यहाँ पर ये अपनी ई इनवॉइसेस जो भी जनरेटेड होती हैं उसको अपलोड करते हैं। फिर IRP जनरेट्स IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। फिर IRP डिजिटली साइंस द ई इनवॉइस एंड एड्स QR कोड, तो यहाँ पर ये क्विक रिस्पॉन्स कोड को ऐड करते हैं। IRP रिटर्न्स ई इनवॉइस टू सप्लायर, फिर ये सप्लायर को वापस से दे देते हैं। सप्लायर शेयर्स द ई इनवॉइस विद रिसीवर अलोंग विद द QR कोड, फिर सप्लायर क्या करता है, ये वाली QR कोड वाली जो इनवॉइस होती है ये अपने रिसीवर के साथ इसको शेयर कर देता है। जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, पॉपुलेटिंग रेलेवेंट पार्ट्स ऑफ GST रिटर्न थ्रू इनवॉइसिंग डेटा, तो IRP सेंड्स ई इनवॉइस डेटा अलोंग विद IRN। ठीक, अब GST सिस्टम में क्या होता है, ऑटो पॉपुलेट डेटा इनटू GSTR1 ऑफ सप्लायर, तो यहां पर ये हो जाता है, और ऑटो पॉपुलेट डेटा इनटू GSTR2A ऑफ रिस्पेक्टिव रिसीवर, तो जो भी रिसीवर है उसका 2A भी GSTR2A भी ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। ई-वे बिल सिस्टम में क्या होता है, पैरामीटर्स एग्जांपल ट्रांसपोर्ट ID, व्हीकल नंबर एटसेट्रा रिपोर्टेड इन ई इनवॉइस स्कीमा फैसिलिटेट जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, तो जो भी आपकी ई इनवॉइस रहती है जिसमें आप ये ट्रांसपोर्टर ID, व्हीकल नंबर वगैरह मेंशन करते हो, इसकी वजह से ऑटोमेटिकली ई-वे बिल भी जनरेट हो जाता है। नाउ कैंसिलेशन ऑफ रिपोर्टेड इनवॉइस,
कैंसिलेशन ऑफ रिपोर्टेड इनवॉइस इज अलाउड बाय सेलर बाय रिपोर्टिंग IRN ऑन IRP विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। तो अगर आपको कैंसिलेशन करनी है, कोई भी इनवॉइस आप अगर दे चुके हो, रेसिपिएंट को दे चुके हो और जनरेट कर चुके हो, उसको आपको कैंसिल करना है, तो जो भी आपका इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसमें आपको IRN यानी इनवॉइस रेफरेंस नंबर मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन उसका कोई स्पेसिफाइड टाइम होगा तभी आप कैंसिल कर पाओगे। Amendment of reported invoice, amendment of e-invoice already uploaded on IRP is possible only on GST portal, is not possible through IRP। तो अगर आपने कोई IRP में इनवॉइस को अपलोड कर दिया है तो फिर आप उसका अमेंडमेंट सिर्फ GST पोर्टल से ही कर पाओगे, IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से नहीं कर पाओगे। रिवाइज टैक्स इनवॉइस, ठीक, तो देखो, every registered person who has been granted registration with effect from a date earlier than the date of issuance of certificate of registration to him may issue revised tax invoices। So इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि सपोज मैं 29 अक्टूबर को लाइबल टू रजिस्टर हो गया, मैंने 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और मेरे को रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो 29 अक्टूबर से जब तक मेरे को रजिस्ट्रेशन मिला, इस बीच में मैंने जो भी आउटवर्ड सप्लाईज की हैं, इनके लिए जो भी मैंने इनवॉइसेस दी होंगी, इन इनवॉइसेस को मेरे को रिवाइज करना होगा 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक। Revised tax invoices shall be issued within 1 month from the date of issuance of registration certificate in respect of taxable supplies effective during the period starting from the effective date of registration till the date of issuance of certificate of registration। वही बात है जो अभी मैंने आपको बताई। A registered person may issue a consolidated tax invoice in respect of all supplies made to unregistered recipient during such period। तो सपोज मेरे कई सारे रेसिपिएंट्स हैं, उनमें से कोई मेरा एक रेसिपिएंट है जो कि अनरजिस्टर्ड है और उसको मैंने इस बीच में बहुत सारी चीजें दी हैं, तो हर सप्लाई के लिए इंडिविजुअल इनवॉइस की जगह मैं कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस उसको जनरेट करके दे सकता हूं। However, in case of interstate supplies, a consolidated revised tax invoice cannot be issued in respect of all unregistered recipients if the value of supply exceeds 2,50,000 rupees। तो इंटरस्टेट सप्लाईज के केस में अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को सप्लाई 2.5 लाख से ऊपर की दी हुई है तो आप उसको कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकते, आपको इंडिविजुअली ही इशू करनी पड़ेगी। कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, आइए देखते हैं। The registered person may not issue a tax invoice or a bill of supply if the following all the conditions are satisfied. Value of goods or services supplied is less than 200. Recipient is not a registered person and the recipient does not require such invoice। तो इसको consolidated tax invoice वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है। Instead of tax invoice, supplier shall issue इनको individually tax invoices देने की कोई जरूरत नहीं है। Instead of a tax invoice, supplier shall issue a consolidated tax invoice for such supplies at the close of each day in respect of all such supplies। Now, what is a bill of supply? Where a registered person is supplying taxable as well as exempted goods or services or both to an unregistered person, a single invoice cum bill of supply may be issued for all such supplies। तो अगर आप taxable और exempt दोनों supplies सप्लाई कर रहे हो तो फिर आप एक single bill of supply दे सकते हो जो कि invoice cum bill of supply हो। रिसीट वाउचर, तो अगर आपको एडवांस मिलता है तो आप रिसीट वाउचर देते हो, है ना। A registered person shall, on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both, issue a receipt voucher or any other document containing prescribed particulars evidencing receipt of such payment। At the time of receipt of advance, if the rate of tax is not determinable, the tax shall be paid at the rate of 18%। तो एडवांस मिल गया लेकिन रेट पता नहीं, क्योंकि अभी पता ही नहीं सप्लाई किस चीज की होगी, तो 18% के रेट से टैक्स दे दो। और अगर आपको ये नहीं पता कि सप्लाई इंटरस्टेट होगी या इंट्रास्टेट होगी तो उसको इंटरस्टेट ही मान लिया जाएगा। रिफंड वाउचर, आपको एडवांस मिल गया लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई सप्लाई नहीं हुई तो फिर आपको उस पैसे को वापस देना होगा। पैसा वापस देते समय आप एक रिफंड वाउचर को इशू करोगे। If a receipt voucher is issued but subsequently no supply is made and no tax invoice is issued in pursuance thereof, the said registered person may issue a refund voucher against such payment to the person who had made the payment। Invoice and payment vouchers to be issued by recipient of supply liable to pay tax under reverse charge। तो अगर मैं किसी लॉयर से सर्विस ले रहा हूं और सपोज मैं एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी हूं तो मैं टैक्स तो रिवर्स चार्ज में पे करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ उस लॉयर को टैक्स इनवॉइस मैं ही बना कर दूंगा। A registered person who is liable to pay tax under reverse charge shall issue a payment voucher as well as invoice at the time of making payment to the supplier। तो उसको मैं पेमेंट वाउचर भी दूंगा और मैं उसको इनवॉइस भी दूंगा। क्रेडिट नोट्स, तो where one or more tax invoices have been issued for supply of any goods or services or both and taxable value in the invoice is greater than taxable value in respect of such supply। तो जो इनवॉइस है उसमें ज्यादा टैक्स मैंने चार्ज कर लिया तो मैंने उससे ज्यादा ले लिया, अब मुझे वो पैसा उसको वापस देना होगा तो मैं उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट करूंगा, तो मैं उसको क्रेडिट नोट दूंगा कि मैं आपको क्रेडिट कर चुका हूं, ठीक है। टैक्स चार्ज इन द इनवॉइस इज ग्रेटर देन द टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। तो मैंने इनवॉइस में टैक्स ज्यादा चार्ज कर लिया, मतलब उससे ज्यादा पैसा ले लिया, मैं उसको वापस करूंगा।
where the goods supplied are returned by the recipient, मैंने उसको गुड्स सप्लाई किए थे, उसने मेरे को वापस दे दिए। जब मैंने उसको गुड्स सप्लाई किए थे मैंने उसको डेबिट किया था क्योंकि वो मेरा डेटर था, ठीक है। अब वो गुड्स मेरे को वापस कर रहा है तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा, तो मैं उसको क्रेडिट करते समय क्रेडिट नोट इशू करूंगा। वेयर गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट, तो मैंने उसको गुड्स या सर्विसेज दिए, मैंने उसको डेबिट किया, उसने कहा नहीं नहीं आपका माल खराब है, मैं कहूंगा ठीक है इसके पैसे मत दो, तो इसके पैसे अगर नहीं दूंगा तो मुझे उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से डेटर की तरह से हटाना पड़ेगा। उसको डेटर की तरह से हटाने के लिए मैं उसको क्रेडिट करूंगा तो मैं उसको क्रेडिट नोट दूंगा। The registered supplier may issue to the recipient one or more credit notes for supplies made in a financial year containing the prescribed particulars. Debit notes exactly इसका उल्टा, अगर इनवॉइस के अंदर जो टैक्सेबल वैल्यू है वो एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू से कम है तो मुझे उससे ज्यादा पैसा लेना होगा, ज्यादा पैसा जब लेना होगा तो मुझे उसको डेबिट करना होगा, डेबिट करते समय मैं उसको डेबिट नोट दूंगा। When the tax charged in tax invoice is less than tax payable under such supply, सेम चीज, मैंने इनवॉइस पर कम टैक्स चार्ज किया, टैक्स लेना ज्यादा है तो मैं उससे टैक्स लूंगा तो मैं उसको डेबिट करूंगा तो फिर मैं उसको डेबिट नोट दूंगा। The registered supplier shall issue to the recipient one or more debit notes for supplies made in a financial year containing the prescribed particulars. Now, what is e-way bill? Meaning of e-way bill and why it is required. So, e-way bill is an electronic document generated on the GST portal evidencing movement of goods. ठीक है, तो ये जब भी गुड्स का मूवमेंट होता है तो उसके लिए ई-वे बिल जनरेट किया जाता है जीएसटी पोर्टल पर। Section 68 mandates that the government may require the person in charge of a conveyance carrying any consignment of goods of value exceeding such amount as may be specified to carry with him such documents and such devices as may be prescribed. तो ये कन्वेयंस का जो भी ड्राइवर वगैरह होता है उनको ई वे बिल को कैरी करना होता है अगर वो किसी एक स्पेसिफाइड वैल्यू से ज्यादा के सामान को लेकर जा रहे हैं। Rule 138 prescribes e-way bill as a document to be carried for the consignment of goods in certain prescribed cases. ठीक, अब देखो when it is required to be generated, देखिए e-way bill is mandatory in case of movement of goods of consignment value exceeding 50,000 rupees. तो अगर मैं 50,000 से ज्यादा रुपए का सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा हूं तो जो भी ड्राइवर होगा उसको ई-वे बिल लेकर जाना होगा, ठीक है, उस ड्राइवर को ई-वे बिल लेकर जाना होगा। पता नहीं आंख में क्या हो गया। Movement should be in relation to a supply or for reasons other than supply or due to inward supply from an unregistered person. Registered person causing movement of goods shall furnish the information relating to the said goods in part A of form GST EWB 01 before commencement of such movement. तो जो भी registered person होगा जिस जो goods के movement को करवा रहा होगा वो GST EW 01 के part A में सारी की सारी information लिख कर देगा। Exceptions to minimum consignment of value of 50,000 rupees, ठीक है। Interstate transfer of goods by principal to a job worker, interstate transfer of handicraft goods by a person exempted from obtaining registration, ये इसके exceptions है। Who causes movement of goods? तो देखो, if the supplier is registered and undertakes to transport the goods, movement of goods is caused by the supplier. तो अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और ट्रांसपोर्टेशन वही करवा रहा है तो मूवमेंट ऑफ गुड्स कौन कर रहा है? सप्लायर कर रहा है। If the recipient arranges transport, movement would be caused by him. And if the goods are supplied by an unregistered supplier to a registered known recipient, movement shall be caused by such recipient. अगर supplier unregistered है और recipient registered है तो भी movement कौन cause करेगा? recipient. Invoice to be furnished in e-way bill. आओ देखो part A. To be furnished by the registered person who is causing the movement of goods. However, information in part A may be furnished by the transporter if so authorized. वैसे तो part A में जो भी registered person है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो सामान का मूवमेंट करवा रहा है उसी को अपनी डिटेल्स मेंशन करनी होती हैं, लेकिन पार्ट ए वाली जो डिटेल्स हैं वो ट्रांसपोर्टर भी फर्निश कर सकता है अगर वो अलाउड है तो, अगर उसको ऑथराइज्ड है तो। बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर एजेंसी वेयर द गुड्स आर सप्लाइड थ्रू देम। तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर एजेंसी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वो लोग भी पार्ट ए को भर सकते हैं। पार्ट बी टू बी फर्निश्ड बाय द पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, पार्ट बी ड्राइवर को भरना होगा। हु कैन जनरेट ई-वे बिल? E-way bill is to be generated by the registered consignor or consignee if the transportation is being done in his own hired conveyance or by railways or by air or vessel, or the transporter if the goods are handed over to the transporter for transportation by road. तो अगर मैं खुद ही से ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा हूं तो फिर मुझे ई-वे बिल जनरेट करना होगा, लेकिन अगर मैंने ट्रांसपोर्टर को दे दिया कि भाई अब तुम समझो तुम्हारा काम जाने, ठीक है, तो फिर ट्रांसपोर्ट ई-वे बिल को जनरेट करेगा। Where neither the consignor nor the consignee generates the e-way bill and the value of goods is more than 50,000 rupees, it shall be the responsibility of the transporter to generate it. कुछ और भी पॉइंट्स हैं क्या है? Goods transported by railways shall be delivered only on the production of e-way bill. E-way bill can be generated even if consignment value is less than 50,000 rupees. मर्जी है तो 50,000 से कम पे भी आप जनरेट कर सकते हैं।
Details of conveyance may not be furnished in part B. देखो, in case of intra-state movement of goods up to 50 kilometers of distance, 50 किलोमीटर के डिस्टेंस तक आपको डिटेल्स ऑफ कन्वेंस में पार्ट बी में डिटेल्स ऑफ कन्वेंस मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ सकती है. In case of intra-state movements of goods up to 50 kilometers distance from place of business of consignor to place of business of transporter for further transportation, or from place of business of transporter finally to the place of business of consignee. तो इन दोनों ही केसेस में आपको कन्वेंस की डिटेल्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है अगर इंट्रा स्टेट ट्रांसफर हो रहा है और 50 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस कवर हो रहा है. Transfer of goods to another conveyance. In such cases, transporter or generator of the e-way bill shall update the new vehicle number in Part B of the EWB before such transfer and further movement of goods. Consolidated e-way bill in case of transport. So after e-way bill has been generated, where multiple consignments are intended to be transported in one conveyance. जब multiple consignments, एक ही गाड़ी में multiple consignments जा रहे हैं, the transporter may indicate the serial number of e-way bills generated in respect of each such consignment electronically on the common portal, and consolidated e-way bill in form GST EWB 02 may be generated by him on the said common portal prior to the movement of goods. तो हर कंसाइनमेंट के जो भी ई वे बिल होंगे उनका सीरियल नंबर वो जीएसटी के कॉमन पोर्टल में मेंशन कर सकता है और ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस के लिए कंसोलिडेटेड ई वे बिल को वो निकाल सकता है. Where the consignor या consignee has not generated the e-way bill in form GST 01, GST EWB 01 and the aggregate of consignment value of goods carried in a conveyance is more than 50,000 rupees, the transporter shall generate individual form GST EWB 01 on the basis of the invoice or a bill of supply or delivery challan, and may also generate a consolidated e-way bill in form GST EWB 02 prior to the movement of goods. Cancellation of e-way bill क्या है? E-way bill can be cancelled if either goods are not transported or are not transported as per the details furnished in the e-way bill. तो या तो goods transport ही नहीं हुए या goods अगर transport हुए तो e-way bill के details के हिसाब से नहीं हुए तो e-way bill को cancel किया जा सकता है. The e-way bill can be cancelled within 24 hours from the time of generation. लेकिन ये generation के 24 घंटे के अंदर अंदर ही cancel किया जा सकता है. Alright, validity period of e-way bill या consolidated e-way bill. तो अगर कंट्री के अंदर का डिस्टेंस 200 किलोमीटर तक का है तो कब तक रहेगा ये? 1 day in cases other than over dimensional cargo or multimodal shipment in which at least one leg involves transportation by ship. ठीक है, तो अगर ये ओवर डिमेंशनल कार्गो वाला केस नहीं है तो फिर वैलिडिटी एक दिन के लिए रहेगी क्योंकि एक दिन में आप आराम से 200 किलोमीटर को ट्रैवल कर सकते हो. अगर उसके बाद फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ अगर 200 किलोमीटर के बाद आपने किया तो फिर हर 200 किलोमीटर के लिए 1 एडिशनल डे आपका ऐड होता रहेगा. लेकिन ये वही वाले केसेस हैं जहां पर ओवर डिमेंशनल कार्गो नहीं होगा. ठीक, अगर ओवर डिमेंशनल कार्गो हुआ तो 20 किलोमीटर में एक दिन माना जाएगा. 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो वैलिडिटी एक दिन की रहेगी इन केस ऑफ ओवर डिमेंशनल कार्गो फॉर मल्टीमोडल शिप और मल्टीमोडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप. और उसके बाद हर 20 किलोमीटर के लिए आपका एक एडिशनल दिन बढ़ता जाएगा ओवर डिमेंशनल कार्गो के लिए. ठीक, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ऑफ ई-वे बिल. तो देखो, द डिटेल्स ऑफ ई-वे बिल जनरेटेड शैल बी मेड अवेलेबल टू द सप्लायर वेयर इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए इज फर्निश्ड बाय द रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर और रेसिपिएंट if registered on the common portal, who shall communicate his acceptance or rejection of the consignment covered by the e-way bill. ठीक है, तो ये the details shall be made available to the supplier or recipient on the common portal who shall communicate. तो ये ई-वे बिल जब जनरेट हो जाएगा, जब ये ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा तो इसकी डिटेल्स सप्लायर या रेसिपिएंट को बता दी जाएंगी और वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं. In case a supplier or recipient does not communicate his acceptance or rejection within 72 hours on the details being made available to him on the common portal or the time of delivery of goods whichever is earlier, it shall be deemed that he has accepted the said details. Simple है. डॉक्यूमेंट्स या डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय अ पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस. तो देखो, इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई ऑफ डिलीवरी चालान, जो भी ड्राइवर होता है वो क्या क्या सामान लेकर चलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर चलेगा, तो वो इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान लेकर चलेगा और वो कॉपी ऑफ द ई-वे बिल इन फिजिकल फॉर्म और द ई-वे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और मैप्ड टू RFID एम्बेडेड ऑन टू द कन्वेंस. तो वो इस तरह से ई-वे बिल को लेकर चलेगा. वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंसेस. तो देखो, commissioner or an officer empowered by him in this behalf may authorize a proper officer to intercept any conveyance to verify the e-way bill or the e-way bill number in physical form for all interstate and intrastate movement of goods. ठीक है,
तो जो कमिश्नर है वो प्रॉपर ऑफिसर को कह सकता है कि किसी भी गाड़ी को रोक के उसकी चेकिंग कर सकते हो, आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो. Physical verification of a specific conveyance can also be carried out by any officer on receipt of specific information of evasion of tax after obtaining necessary approval of the commissioner or an officer authorized by him in this behalf. ठीक है. तो अगर फिजिकल वेरिफिकेशन कोई और भी कर सकता है अगर कुछ टैक्स इवेजन वाला केस पकड़ में आता है, लेकिन कमिश्नर या कमिश्नर के ऑथराइज पर जिसने भी लेकिन कमिश्नर के अप्रूवल पर ही होगा, या फिर अगर कमिश्नर ने किसी और को बोला है कि तुम मेरे बिहाफ पर परमिशन दे सकते हो तो उस ऑफिसर के अप्रूवल पर ही होगा. इंस्पेक्शन ऑफ वेरीफाइड गुड्स क्या होगा ये? So a summary report of every inspection of goods in transit shall be recorded online on the common portal by the proper officer within 24 hours of inspection, and final report shall be recorded within 3 days of such inspection. तो जब भी कोई proper officer उसको verify करेगा, inspect करेगा, तो उसकी report 24 घंटे के अंदर अंदर देनी होगी और final report 3 दिन के अंदर अंदर देनी होगी. One physical verification of goods being transported on any conveyance has been once physical verification of goods being transported on any conveyance has been done during transit at one place within the state or in any other state. No further physical verification of the said conveyance shall be carried out again in the state unless a specific information relating to evasion of tax is made available subsequently. तो एक बार अगर किसी गाड़ी की तलाशी हो गई तो दोबारा नहीं होगी, लेकिन हाँ अगर टैक्स एवेजन का केस सामने आता है तो दोबारा भी उसकी तलाशी ली जा सकती है. Where a vehicle has been intercepted and detained for a period exceeding 30 minutes, the transporter may upload the said information in the common portal. तो ट्रांसपोर्टर जो है वो भी अगर 30 मिनट से ज्यादा के लिए किसी गाड़ी को रोककर डिटेन किया गया तो ट्रांसपोर्टर भी ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने कॉमन पोर्टल पर अपलोड कर सकता है. देखिए सर, रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST EWB 01. नो पर्सन including a consigner, consignee, transporter or an e-commerce operator or a courier agency shall not be allowed to furnish the information in part A of form GST EWB 01 in respect of the following registered persons, whether as a supplier or as a recipient. A composition supplier has not furnished the statement for payment of self-assessed tax for 2 consecutive quarters. ठीक है, एक ऐसा कॉम्पोजिशन सप्लायर जिसने पिछले 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से सेल्फ असेस्ड टैक्स पे नहीं किया है. A person paying tax under regular scheme has not furnished the returns for consecutive period of 2 tax periods. Regular scheme वाले बंदे ने 2 tax periods के लिए returns file नहीं किया. A person paying tax under regular scheme has not furnished GSTR 1 for any 2 months or quarters as a case may be. तो जो रेगुलर स्कीम वाला बंदा है उसने GSTR 1 2 महीने का या 2 क्वार्टर्स का एज अ केस में भी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कई सारे लोग वो QRMP स्कीम को भी फॉलो करते हैं ना, क्वार्टरली रिटर्न वाला करने वाला. तो अगर आप QRMP स्कीम में हो तो आपको क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करना होगा, लेकिन अगर आप QRMP में नहीं हो तो फिर आपको मंथली GSTR फाइल करना होगा. तो अगर आपने 2 महीने या 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स का GSTR 1 फाइल नहीं किया है तो भी आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे. A person whose registration has been suspended. However, Commissioner may, on sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing, allow furnishing of the said information in Part A of GST EWB 01 subject to prescribed conditions and restrictions. ठीक है, ऑलराइट. अमेंडमेंट्स कुछ है, एक दो चीजें इसमें ऐड हुई हैं वो देख लेते हैं हम लोग. तो डायनेमिक QR कोड रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड ऑन इनवॉइस इशूड टू अ पर्सन हैविंग अ UIN, राइट. All B2C invoices issued by a registered person whose aggregate turnover in any financial year from 17-18 onwards exceeds 500 crores are mandatorily required to have a dynamic QR code from December 1, 2020. ठीक है, तो जितनी भी B2C invoices होती हैं, तो जो भी ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 2017-18 के बाद से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी बिजनेस का एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तो वो अपनी सभी B2C इनवॉइसेस में QR कोड मेंशन करके रखेगा. In this regard, circular this has clarified that any person who has obtained a unique identity number is not a registered person as per the definition of registered person provided under the section 294. तो जिनके पास भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन जिनके पास भी यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है उनको रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माना जाता. रजिस्टर्ड पर्सन वही है जिनके पास एक्चुअली GSTIN है. Therefore, any invoice issued to such person having a UIN shall be considered as invoice issued for a B2C supply and shall be required to comply with the requirements of dynamic QR code. ठीक है, तो क्या लिखा है? Let's see. Therefore, any invoice issued to such person having a UIN. तो अगर किसी भी ऐसे इंसान को, मतलब बेसिकली वो हो गया ना, UIN अगर किसी के पास है तो आप उसको B2B नहीं कह सकते.
अगर किसी के पास यूआईएन है तो वो बिजनेस वाला नहीं है ना, वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। तो अगर आप सपोज मैं रजिस्टर्ड बंदा हूं, आप नॉन रजिस्टर्ड बंदे हो, ठीक है, आपके पास यूआईएन है, तो अगर आप नॉर्मली नॉन रजिस्टर्ड होते तब तो B2C होती, तो फिर मेरे को आपको उस इनवॉइस में क्यूआर कोड देना पड़ता अगर मेरा किसी भी पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो एग्रीगेट टर्नओवर था वो 500 करोड़ से एक्सीड कर रहा है। तो राइट नाउ यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन बट यू हैव अ यूआईएन। तो क्या मैं मान लूंगा कि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और मैं आपको इनवॉइस देते समय क्यूआर कोड नहीं लगाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिर भी आपको इनवॉइस देते समय क्यूआर कोड लगा के ही दूंगा। ठीक है, राइट, ऑलराइट, बस यही वाली चीज थी यहां पर। फिर ये देखो, ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी टू बी ब्लॉक्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द डिफॉल्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन। देखिए, Rule 138E contains provisions pertaining to blocking of e-way bill generation facility, that is disabling the generation of e-way bill. कब कब e-way bill की facility को block किया जा सकता है? Earlier, a user was not able to generate e-way bill for a GSTIN if the said GSTIN became ineligible for e-way bill generation in terms of Rule 138E. It implies that GSTINs of such blocked taxpayers could not be used to generate the e-way bills either as a supplier or as a recipient. Said rule has been amended to relax such restriction. Henceforth, blocking of GSTIN for e-way bill generation facilities only in respect of any outward movement of goods of the registered person who is ineligible for e-way bill generation as per Rule 138E. Right? तो सिर्फ अगर आउटवर्ड सप्लाईज है तभी आपके लिए ई-वे बिल जनरेट करना ब्लॉक्ड है. ई-वे बिल्स कैन बी जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड बाय द सेड रजिस्टर्ड पर्सन. ठीक है, तो 138 रूल है, 138 रूल है. अगर सॉरी 138E, ये रूल 138E अगर मेरी ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी को ब्लॉक कर देता है तो फिर मैं उसको वो कर ही नहीं पाता था, ना तो सप्लायर कर पाता था ना ही रेसिपिएंट कर पाता था. अगर मैं सप्लायर हूं तब भी मैं ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं कहीं से गुड्स रिसीव कर रहा हूं और मेरा ब्लॉक्ड है तब भी मैं जनरेट नहीं कर पाऊंगा. तो अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसने इसको रिलैक्स किया है. उसने क्या किया है कि मेरा ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक्ड है, राइट तो मैं सिर्फ आउटवर्ड सप्लाईज के लिए ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं कहीं से इनवर्ड सप्लाईज ले रहा हूं तो उन इनवर्ड सप्लाईज के लिए मैं ई वे बिल जनरेट अभी भी कर सकता हूं. Example, Mr. A, a registered person paying tax under regular scheme in Delhi, has not filed Form GSTR1 for the last 2 months. Mr. B, Haryana, a regular return filer, wants to generate an e-way bill for the goods to be supplied to Mr. A. As per earlier position of law, Mr. B would not have been able to generate e-way bill with Mr. A's GSTIN. ठीक है, क्योंकि अगर इसने फॉर्म GSTR1 नहीं भरा है 2 महीने के लिए, ये जो A है, ये इसने अगर GSTR1 नहीं भरा है पिछले 2 महीनों के लिए तो ये आपका डिफॉल्टर हो जाएगा. ये डिफॉल्टर हो जाएगा तो ये ई-वे बिल जनरेट कर नहीं पाएगा. लेकिन अब इसमें पंगा क्या हो जाएगा कि जब मिस्टर ए मिस्टर बी से सामान मंगवाएगा, बी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, डिफॉल्टर कौन है? ए, डिफॉल्टर है ए. ठीक है, तो ए जो है वो तो कोई ई-वे बिल जनरेट कर नहीं सकता. लेकिन अगर ये बी से सामान मंगवा रहा है तो पहले क्या होता था कि बी भी जनरेट नहीं कर सकता था. पहले क्या होता था, बी भी जनरेट नहीं कर पाता था, लेकिन अब बी जनरेट कर सकता है. तो देखो, मिस्टर बी ऑफ हरियाणा, रेगुलर टैक्स फाइलर, वांट्स टू जनरेट एन ई-वे बिल ऑफ गुड्स टू बी सप्लाइड टू मिस्टर ए. As per earlier position of law, Mr. B would not have been able to generate e-way bill with Mr. A's GSTIN, क्योंकि उसमें e-way bill जनरेट करते समय A का GSTIN डालना पड़ेगा ना, वहां पर वो डिफॉल्टर दिखा देगा. In terms of the amended position of law, there will be no more restriction in generating e-way bill as Mr. B, who is making outward movement of goods, is a regular return filer. तो भाई जो बंदा outward supply दे रहा है वो तो regular return filer है, वो तो defaulter नहीं है. Mr. A wants to generate an e-way bill in respect of an outward supply of goods to Mr. H. E-way bill generation is blocked in this case as it's an outward movement of goods of Mr. A who has not filed GSTR1 for the past 2 months. So Mr. A अगर Mr. E को Mr. A अगर Mr. H को सप्लाई प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता क्योंकि ए जो है वो डिफॉल्टर है. राइट, इसी के साथ हमारा ये टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर खत्म होता है और हम लोग पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स. चलिए सर, पेमेंट ऑफ टैक्स वाले टॉपिक को रिवाइज किया जाए. तो पेमेंट्स टू बी मेड इन जीएसटी रेजिम कौन कौन से हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी, इंटर स्टेट सप्लाई के लिए आईजीएसटी जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के कंपोनेंट्स होते हैं, और जहां पर भी जरूरत पड़े वहां इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या एनी अदर अमाउंट आल्सो इज टू बी पेड. पेमेंट प्रोसेस के की फीचर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान फ्रॉम जीएसटी एंड कॉमन पोर्टल इन ऑल मोड्स ऑफ पेमेंट एंड नो यूज ऑफ मैन्युअली प्रिपेयर्ड चालान. Facilitation for the taxpayer by providing hassle-free, anytime, anywhere mode of payment of tax. Convenience of making payment online.
real time data for tax collection in electronic format, faster remittance of tax revenue to the government account, paperless transactions, speedy accounting and reporting, electronic reconciliation of all receipts, simplified procedure for banks, warehousing of digital चालान. तो ये सारे के सारे आपके फीचर्स होते हैं, इनमें कुछ समझाने का नहीं था, सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे. नाउ व्हाट आर ई लेजर्स या रजिस्टर? तो इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स या ई लेजर्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ कैश एंड इनपुट क्रेडिट in respect of each registered taxpayer. In addition, each taxpayer shall also have an electronic liability register. तो बेसिकली तीन होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये एक ऐसा अकाउंट होता है विच रिकॉर्ड्स वेयर रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिट्स और रिसीट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन टुवर्ड्स लाइबिलिटीज आर मेंटेन्ड. Any deposit made towards the payment of tax, interest, penalty, late fee or any other amount will be credited to the electronic cash ledger. ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इसको आप बैंक अकाउंट की तरह से समझो कि जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक वाले आपके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, राइट. सिमिलरली जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, इसमें आप जो भी पैसा अपने पास से जमा करोगे वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट होगा. Any debit to the electronic cash ledger represents payment therefrom towards tax, interest, penalty, late fee or any other amount. तो इसमें से डेबिट क्या हो जाएगा, जो भी जब भी आप टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फी वगैरह का पेमेंट करोगे तो डेबिट हो जाएगा. किस तरीके से, किन किन मोड से आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट कर सकते हो? तो इंटरनेट बैंकिंग थ्रू ऑथराइज्ड बैंक्स, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड थ्रू दी ऑथराइज्ड बैंक, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट फ्रॉम एनी बैंक, or over the counter payment through authorized banks for deposits up to 10,000 rupees per challan per tax period by cash, check or demand draft. Now major and minor heads क्या क्या होते हैं? तो मेजर हेड्स हैं IGST, CGST, SGST या UTGST या फिर सेस. ठीक है, चार ये मेजर हेड्स हैं और हर मेजर हेड के ये 5 माइनर हेड्स हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एंड अदर्स. फिर क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अक्रॉस मेजर और माइनर हेड्स इज ऑल्सो possible. Here, date of deposit of tax dues. So which date is considered as the date of deposit of tax dues? Date of presentation of check? No. Date of payment? No. Date of credit of the amount in the electronic government by debit of electronic cash ledger या electronic credit ledger. तो कौन सी डेट को माना जाएगा कि हाँ आपने टैक्स को पे किया है? जिस डेट पर गवर्नमेंट का खाता क्रेडिट होगा और आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डेबिट होगा, उस डेट को माना जाएगा कि गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया है. ऑलराइट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या होता है? अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या आ गया कि मेरे पास जितना भी क्रेडिट पड़ा हुआ है, जितना भी क्रेडिट में यूटिलाइज कर सकता हूं, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखेगा. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो भी क्रेडिट बैलेंस होगा उसका यूटिलाइजेशन मैं सिर्फ और सिर्फ टैक्स का पेमेंट करने के लिए कर सकता हूं, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी वगैरह के लिए नहीं कर सकता. यूटिलाइजेशन का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल वैसे ही होगा जो हम लोगों ने आईटीसी वाले चैप्टर में पढ़ा था. आईजीएसटी का जो भी बैलेंस होगा वो पहले टुवर्ड्स आईजीएसटी जाएगा और उसके बाद आईजीएसटी की लायबिलिटी जब पूरी हो गई तो आप उसको सीजीएसटी या एसजीएसटी किसी के पेमेंट के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, किसी भी प्रोपोर्शन में. सीजीएसटी वाला पहले सीजीएसटी को सेट ऑफ करेगा, उसके बाद आईजीएसटी को. एसजीएसटी या यूटीजीएसटी वाला पहले एसजीएसटी या यूटीजीएसटी वाले को करेगा, उसके बाद आईजीएसटी को. The CGST credit cannot be utilized for payment of SGST or UTGST. SGST या UTGST credit cannot be utilized for payment of CGST. फिर एक होता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर. तो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन क्या है? ऑल ड्यूज रिलेटेड टू प्रीवियस टैक्स पीरियड. अगर आपके पास काफी सारा कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है तो आप किस ऑर्डर में उनको यूटिलाइज करोगे, या बेसिकली मैं कह सकता हूं कि किस ऑर्डर में माना जाएगा कि आपने पेमेंट्स को डिस्चार्ज किया है. तो जो भी पुराने टैक्स पीरियड्स का जितने भी ड्यूज थे पहले माना जाएगा कि उनका पेमेंट हुआ है, उसके बाद करंट वाले का माना जाएगा, और फिर ऑल ड्यूज इंक्लूडिंग डिमांड डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 73 एंड 74, उसके बाद माना जाएगा कि आपने डिफॉल्ट्स का पेमेंट किया. मैनर ऑफ पेमेंट, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट कर दो या तो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट कर दो. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को अगर आप डेबिट करते हो तो थ्रू डेबिट ऑफ क्रेडिट लेजर फॉर टैक्स पेयर मेंटेन्ड ऑन द कॉमन पोर्टल ओनली टैक्स कैन बी पेड. ठीक है, तो वही मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो भी क्रेडिट बैलेंस होता है उससे आप इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस वगैरह का पेमेंट नहीं कर सकते, उससे आप सिर्फ और सिर्फ टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट कर सकते हो. कैश की बात अगर करें तो पेमेंट कैन बी मेड इन कैश बाय डेबिट इन द कैश लेजर ऑफ द टैक्स पेयर मेंटेन्ड ऑन द कॉमन पोर्टल. नाउ ई लेजर्स या रजिस्टर क्या क्या है?
तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इट विल रिफ्लेक्ट ऑल डिपॉजिट्स मेड इन कैश एंड टीडीएस टीसीएस मेड ऑन अकाउंट ऑफ द टैक्स पेयर. दिस लेजर कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है? इट विल रिफ्लेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन मंथली रिटर्न्स एंड क्रेडिटेड ऑन प्रोविजनल बेसिस. The credit in this ledger can be used to make payment of only tax, that is output tax, and no other amount such as interest, penalty, fees, etc. फिर इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर. इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर विल रिफ्लेक्ट द टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर आफ्टर नेटिंग फॉर द पर्टिकुलर मंथ. नाउ इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, ये क्या हो जाता है? तो देखो, अगर आपने डिलेड पेमेंट पर इंटरेस्ट अपनी मर्जी से पे किया तो 18% का रेट लगेगा. तो इफ द पर्सन पेज द अनपेड अमाउंट ऑन हिज ओन, इंटरेस्ट इज 18% पर annum. ठीक. इफ द टैक्स इज पेड अलॉन्ग विद रिटर्न विच इज फाइल्ड बिलेटेडली, अगर आपने रिटर्न ही बिलेटेडली फाइल किया, रिटर्न आपने लेट फाइल किया और तब आप टैक्स दे रहे हो, तो सिर्फ जितना कैश पोर्शन में आपने इंटरेस्ट पे किया, सिर्फ कैश पोर्शन वाले जो टैक्स होगा सिर्फ उस पर इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है, क्योंकि मान लिया जाएगा क्या, जो क्रेडिट जितना भी आपका टैक्स पेमेंट है, वो जितना भी आप क्रेडिट लेजर से यूटिलाइज कर रहे हो, वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास था ना, तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाएगी अगर आपका रिटर्न बिलेटेडली फाइल हो रहा है तो. ठीक है, तो इफ द टैक्स पेड इज if the tax is paid along with the return which is filed belatedly, return आपने late file किया, then interest is leviable only on that portion of the tax which has been paid by cash. तो सिर्फ जितना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप पेमेंट करोगे, सिर्फ उस वाले पोर्शन पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा, एंड नॉट ऑन द पोर्शन which has been paid by utilizing the balance in the electronic credit ledger. ठीक है, मतलब इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली ऑन द नेट टैक्स लाइबिलिटी पेड बाय कैश. लेकिन इफ द रिटर्न इज फाइल्ड ऑन टाइम, अगर आपने रिटर्न फाइल कर लिया और वहां पर आपने टैक्स पेमेंट में कोई ना कोई गलती की, कोई शॉर्टफॉल आपको बाद में समझ में आया, तो फिर जब आप उसको पे करोगे तो फिर पूरे के पूरे ग्रॉस लाइबिलिटी पर आपको इंटरेस्ट लग जाएगा, चाहे आप उसको कैश में पे करो, चाहे आप उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस को यूटिलाइज करके पे करो. फिर पेमेंट ऑफ टैक्स वाया इलेक्ट्रॉनिक लेजर. तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट क्या क्या होता है? Any deposit made towards tax, interest, penalty, late fee, etc. via internet banking, RTGS, fund transfer, etc. या TDS, TCS claim. और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट क्या होता है? क्रेडिट अमाउंट ऑफ दिस लेजर may be used for payment of tax, interest, fee, etc. Remaining credit balance amount after payment of the above tax, etc. will be refunded to the taxable person. Now, क्रेडिट लेजर में क्या होता है, क्या क्या क्रेडिट होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ IGST, CGST, SGST, UTGST, सेस. अमाउंट्स डेबिट क्या क्या होते हैं? क्रेडिट अमाउंट ऑफ दिस लेजर मे बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स विद IGST, CGST, SGST, UTGST, सेस. इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में क्या क्या क्रेडिट होता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस क्रेडिट होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस क्रेडिट होता है. डेबिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वाला जो बैलेंस है उसके अगेंस्ट क्या क्या डेबिट हो सकता है? अमाउंट पेबल टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, एक्सेट्रा, टैक्स या इंटरेस्ट पेबल या कोई भी अदर ड्यूज. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वाला जो भी बैलेंस क्रेडिट होता है उसके अगेंस्ट क्या क्या डेबिट हो सकता है? बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज ओनली टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. ठीक. फिर हमारे पास आता है ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. ठीक, तो देखो, इफ द अमाउंट ऑफ CGST इज यूटिलाइज टुवर्ड्स ड्यूज ऑफ IGST, अगर CGST का जो भी क्रेडिट था वो आपने IGST की आउटपुट लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज किया, then there shall be reduction in the amount of CGST equal to the credit so utilized. तो CGST का amount reduce हो जाएगा, and the central government shall transfer such amount equivalent to the amount so reduced in CGST account to the IGST account. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? CGST अकाउंट से IGST अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगी. Similarly, if the amount of IGST is utilized towards use of CGST या UTGST, then there shall be reduction in the amount of IGST equal to the credit so utilized, and the central government shall transfer such amount equivalent to the amount so reduced in IGST account to the CGST या UTGST account. ठीक, IGST, CGST इनमें तो कोई पंगा नहीं है, लेकिन अगर IGST का पेमेंट SGST के लिए किया, सॉरी IGST के क्रेडिट का यूटिलाइजेशन SGST के पेमेंट के लिए किया, then there shall be a reduction in the amount of IGST equal to the credit so utilized and will be apportioned to the appropriate state government, and the central government shall transfer the amount so apportioned to the account of the respective state government. ठीक है, तो IGST का अगर कुछ भी आपने स्टेट गवर्नमेंट SGST का पेमेंट करने के लिए यूज किया, तो फिर जो भी रेलेवेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी उसके खाते में अपोर्शन किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देगी. नवंबर 22 के लिए क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं?
गाइडलाइंस फॉर डिसअलाउइंग डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर रूल 86A। आई थिंक ये हम लोगों ने पढ़ा तो हुआ ही है, खैर पढ़ा तो सभी हुआ है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मतलब ये क्योंकि अमेंडमेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए यहां पर है। देखो, Rule 86A provides that in certain specified circumstances, Commissioner or an officer authorized by him, not below the rank of Assistant Commissioner, on the basis of reasonable belief that ITC available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible, may not allow debit of an amount equivalent to such credit in electronic credit ledger. Basically, कहना चाह रहा है कि कुछ कुछ केसेस में कमिश्नर अपनी मर्जी से क्या, जब भी कमिश्नर को लगता है कि नहीं यार, ये जो भी बंदा है इसके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ना ये जो बैलेंस इतना सारा दिख रहा है ये फ्रॉड्यूलेंटली उसने अवेल किया हुआ है या फिर ये इनएलिजिबल है, तो फिर वो उसको रोक सकता है कि नहीं नहीं आप डेबिट में आप इस क्रेडिट को यूटिलाइज नहीं करोगे, आप कैश के थ्रू पेमेंट करो। CBIC has issued guidelines for disallowing debit of said amount from electronic credit ledger under Rule 86A. On perusal of Rule 86A, it is evident that Commissioner or an officer authorized by him not below the rank of the Assistant Commissioner must have reasons to believe that ITC available in the electronic credit ledger is either ineligible or has been fraudulently availed by the registered person before disallowing the debit of amount from electronic credit ledger of the said registered person under Rule 86A. ठीक है, तो उनके पास reasons to believe होने चाहिए। पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। डेबिट रोकने से पहले इनके पास रीजंस टू बिलीव, प्रॉपर रीजंस टू बिलीव इनके पास होने चाहिए। The reasons for such belief may be based on one or more of the following grounds. क्या क्या reasons हो सकते हैं? The credit is availed by the registered person on the invoices or debit notes issued by a supplier who is found to be non-existent or is found not to be conducting any business from the place declared in the registration. तो हो सकता है कि जो भी इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स इसने दिखाए वो सप्लायर है ही नहीं, कि दिखा दिया कि इस सप्लायर से मैंने माल खरीदा है, वो सप्लायर है ही नहीं, या फिर वो सप्लाई वहां पर बिजनेस कर ही नहीं रहा है जहां पर इनवॉइस में लिखा हुआ है। The credit is availed by the registered person on invoices or debit notes without actually receiving any goods or services or both. तो अगर आपने goods या services को receive नहीं किया हुआ है तो भी आप credit avail नहीं कर सकते। The credit is availed by the registered person on invoices or debit notes, the tax in respect of which has not been paid to the government. या supplier ने अगर उस पर tax सरकार को दिया ही नहीं है तो आपको उसका credit नहीं मिलेगा। The registered person claiming the credit is found to be non-existent or is found to be conducting any business from the place declared in the registration. The credit is availed by the registered person without having any invoice or debit note or any other valid document for it. ये आपके पास इनवॉइस या डेबिट नोट ही नहीं है। और इसी के साथ मेरे ख्याल से 10-15 मिनट लगे या 20 मिनट लगे हम लोगों को, और हम लोगों ने 16-17 मिनट लगे, और हम लोगों ने पेमेंट ऑफ टैक्स वाला भी रिविजन कर लिया है। और अब हम लोग आ जाते हैं रिटर्न्स के रिविजन पर। ठीक है, रिटर्न्स का रिवीजन हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पानी और पी लेता हूं। आइए सर रिटर्न्स को रिवाइज करते हैं। तो व्हाट आर द मोड्स फॉर फाइलिंग रिटर्न्स? 3 मोड्स होते हैं। जीएसटीएन पोर्टल, ऑफलाइन यूटिलिटीज प्रोवाइडेड बाय जीएसटीएन, और जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स जिनको जीएसपीज भी कहा जाता है। देखो सर, लिस्ट ऑफ रिटर्न्स या स्टेटमेंट्स अंडर जीएसटी। तो सबसे पहले जीएसटीआर1, राइट? जीएसटीआर1 है क्या? मंथली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, या क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। ठीक है, ये डिपेंड करेगा ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि अगर आपने क्यूआरएमपी में ऑप्ट किया है तो फिर आप क्वार्टरली फाइल करोगे जीएसटीआर1, अगर आपने नॉर्मल स्कीम है तो आप मंथली फाइल करोगे। कौन फाइल करेगा? पर्सन रजिस्टर्ड अंडर रेगुलर स्कीम इंक्लूडिंग अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और ये रजिस्टर्ड पर्संस ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम इंक्लूडिंग अ कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन। मंथली वालों को कब करना होता है? ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट इज 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, हाउएवर प्रेजेंटली द सेम इज बीइंग एक्सटेंडेड टू 11th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगले महीने की 11 तारीख तक आप कर सकते हो। क्यूआरएमपी वाले 13th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर हैज बीन नोटिफाइड एज अ ड्यू डेट। ठीक है, मतलब अप्रैल में जून वाला क्वार्टर खत्म हुआ तो 13 जुलाई तक आपको जीएसटीआर1 फाइल करना होगा। व्हाट इज जीएसटीआर3बी? तो जीएसटीआर3बी एक मंथली रिटर्न होता है। कौन फाइल करता है? पर्सन रजिस्टर्ड अंडर रेगुलर स्कीम इंक्लूडिंग कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन, और ये 20th ऑफ द मंथ तक आपको फाइल करना होता है, 20 तारीख तक। क्वार्टरली भी इसको फाइल कर सकते हो अगर आपने क्यूआरएमपी में किया हुआ है,
और ये कब फाइल करना होता है? 22nd या 24th ऑफ द मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच दे आर रजिस्टर्ड। इसको अभी हम लोग थोड़ी देर बाद में आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी स्टेट्स में 22 तारीख तक की डेट है और कौन कौन सी स्टेट्स में 24 तारीख तक की डेट है। जीएसटीआर 4 रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। तो जीएसटीआर 4 जो है किसी एक साल के कोई किसी भी फाइनेंशियल ईयर का एक रिटर्न होता है। ये कौन फाइल करता है? कॉम्पोजिशन सप्लायर्स वाले जो लोग होते हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम में जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं, वो लोग इसको फाइल करते हैं कब? 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यानी प्रीवियस ईयर 21-22 का 30 अप्रैल 2022 तक फाइल करना होगा जीएसटीआर 4 अगर आप कॉम्पोजिशन सप्लायर हो तो। फिर एक होता है जीएसटी CMP 08। दिस इज अ क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स। सेल्फ असेस करो आप टैक्स को और फिर उसका क्वार्टरली स्टेटमेंट करो। रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, ये भी कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए लगता है और ये होता है 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। तो ये क्वार्टरली जाता है। तो हर क्वार्टर में हर क्वार्टर के बाद आप जो भी महीना आएगा उसके 18 तारीख तक आपको ये जमा करना होता है। जीएसटीआर 5 एक मंथली रिटर्न होता है। रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर को इसको फाइल करना होता है कब तक? 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ और विद इन 7 days आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। फिर जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न होता है। रजिस्टर्ड पर्सन अदर दैन एन आईएसडी, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, और ये देना होता है 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक। फिर जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न होता है। टैक्सेबल पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सरेंडर्ड और कैंसल्ड। फाइनल रिटर्न मतलब बस ये मेरा जीएसटी का आखिरी है, उसके बाद चलता हूं, दुआओं में याद रखना। Within 3 months of the date of cancellation to the date of order of cancellation whichever is later। और फिर GSTR 11 डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, पीपल हु हैव बीन इशूड अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर, इन लोगों को GSTR 11 फाइल करना होता है। आइए फॉर्म GSTR 2A के बारे में बात करते हैं। So it is a system generated read only statement of inward supplies for a recipient. This statement is updated on real time basis। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी सप्लायर जो होता है वो GSTR 1 फाइल करता है आउटवर्ड सप्लाईज का। रेसिपिएंट के पोर्टल में GSTR 2B में ये ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। हर सप्लायर ने GSTR 1 में अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स भरी, रेसिपिएंट्स के पास GSTR 2B आ गया। जिन जिन सप्लायर्स ने GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स भरी, GSTR 2B में सब कुछ रिफ्लेक्ट होने लग गया। अब आप GSTR 2B में क्लिक करते जाओ तो GSTR 2A में वो आता जाएगा कि ये आपको लेना है, ये आपको लेना है, ये आपको लेना है, ये आपको लेना है। ठीक है, तो GSTR 2B में तो सभी आ गया, पर वो तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आपको किसका क्रेडिट लेना है, किसका नहीं लेना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बिजनेस में किसका क्रेडिट अलाउड है, किसका नहीं अलाउड है। ठीक है, जैसे मैंने पिछले साल जब दिसंबर में गाड़ी खरीदी तो उसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकता था, तो GSTR 2B में तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा था क्योंकि रेनॉल्ट वालों ने तो अपना आउटवर्ड सप्लाईज वाला दिया होगा तो GSTR 2B में तो वो दिख रहा था। लेकिन जब GSTR 2B में क्या मैंने उसको क्लिक किया होगा? नहीं, मैंने कार का जो क्रेडिट है उसको क्लिक नहीं किया होगा क्योंकि मोटर व्हीकल इनएलिजिबल है। ठीक, तो जैसे ही GSTR 2B पर मैं क्लिक करूंगा उन आइटम्स पर जिनका क्रेडिट मेरे को लेना है, तो मेरा GSTR 2A ऑटो पॉपुलेट होता रहेगा। तभी यहां पर लिखा है ये रियल टाइम बेसिस पर होता है। GSTR 2B के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले पानी पी लूं, गले में कुछ चुभ रहा है लगातार। Okay. It is an auto-drafted, read-only statement containing the details of eligible ITC. It is made available to the registered person recipient for every month. It is a static statement and is available only once a month. एक ही बार आएगा, obviously, जब वो GSTR 1 फाइल कर देगा। The statement in form GSTR 2B for every month shall be made available to the registered person for the first and second month of a quarter, a day after the due date of furnishing of details of outward supplies by the said month, in the IFF by a registered person opting for QRMP, or in the form GSTR 1 by a registered person other than opting for QRMP, whichever is later. सीधी सी बात है, जो भी ड्यू डेट होती है GSTR 1 की तब तक वो फाइल करेगा। जो भी सप्लायर्स होंगे, सप्लायर्स अपनी ड्यू डेट तक फाइल करेंगे। ड्यू डेट के तुरंत बाद रेसिपिएंट्स का GSTR 2B भर जाएगा। ठीक है, या अगर किसी ने QRMP ऑप्ट किया हुआ है, जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना चाहता है, तो वो GSTR 1 तो क्वार्टरली भरेगा, तो वो हर महीने अगर चाहे तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से एटलीस्ट उन्होंने इनवॉइसेस की डिटेल्स को दे सकता है, जिससे रेसिपिएंट्स उसका क्रेडिट ले पाए है ना।
तो वो IFF की जो भी डेट होती है, ड्यू डेट, उस ड्यू डेट के तुरंत बाद रेसिपिएंट्स का GSTR2 भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। और क्वार्टर के थर्ड मंथ में, अ डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर द सेड मंथ, इन्फॉर्म GSTR1 बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर QRMP। QRMP स्कीम, आ जाओ इसके बारे में बात करते हैं, है क्या ये? तो QRMP scheme is an optional return filing scheme where returns are to be filed quarterly and tax is to be paid monthly। तो यहां पर आपको रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल करने हैं, लेकिन आपको टैक्स मंथली पे करना होगा। कौन कौन एलिजिबल है? टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आपकी 5 करोड़ या उससे कम है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जैसे 21-22 के बारे में बात करूं, तो 20-21 में अगर टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम थी, तो 21-22 में मैं QRMP ऑप्ट कर सकता हूं। Criteria: taxpayer must have furnished the last return as due on the date of exercising such option. Exercising option: taxpayers can opt in for any quarter from first or second day of the month of preceding quarter to the last day of the first month of the quarter for which the option is being exercised. Validity of option once exercised. So taxpayers are not required to exercise their option every quarter. Where such option has been exercised once, they shall continue to furnish the return as per the selected option for future tax periods unless they revise the said option. QRMP scheme जो है वो GSTN wise होती है। Distinct persons can avail QRMP scheme option for one or more GSTNs। तो हर GSTN के लिए आपको QRMP ऑप्ट करना होगा अगर आप चाहो तो। It implies that some GSTINs for a PAN can opt for QRMP scheme and remaining GSTINs may not opt for the said scheme। ठीक है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन पैन वाइज होता है, लेकिन अगर आप चाहो, अगर एक और स्टेट वाइज होता है, ठीक है, पैन वाइज और स्टेट वाइज होता है, लेकिन अगर आप चाहो कि एक स्टेट में आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस लेना चाहते हो बिकॉज यू हैव मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, तो आप एक ही स्टेट के अंदर मल्टीपल GSTINs ले सकते हो, पैन आपका सेम है, ठीक है। और ये QRMP स्कीम की जो ऑप्शन होगा वो आपको हर GSTIN के लिए मिलेगा। तो एक ही पैन के अगर आपके पास मल्टीपल GSTINs हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हो कि कुछ GSTINs QRMP स्कीम से कर रहे हैं और कुछ रेगुलर से। मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे होगा? तो टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर इज टू बी पेड बाय डिपॉजिटिंग इन प्री-फिल्ड फॉर्म GST PMT 06 एंड पेमेंट इज टू बी मेड बाय 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। ऑप्शंस फॉर मेकिंग मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स, तो यहां पर मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स आप करोगे कैसे? एक तो फिक्स्ड सब मेथड होता है और दूसरा सेल्फ असेसमेंट मेथड होता है, ठीक है। फिक्स्ड सब मेथड में क्या होगा? If a taxpayer chooses this option, a facility available on the GST portal for generating an auto-generated या pre-filled चालान in form GST PMT 6. The चालान amount is calculated by the system which cannot be edited. तो fixed sum method में system ही calculate करेगा. Amount is equal to what? 35% of the tax paid in cash in return for the preceding quarter where the return was furnished quarterly, or tax liability paid in cash in the return for the last month of the immediately preceding quarter where the return was furnished monthly. ठीक है, तो यहां पर इस तरह से कैलकुलेशन होगी। हम लोगों ने रेगुलर क्लासेस में इसका पूरा इलस्ट्रेशन वगैरह करके देखा था। Monthly tax payment through this method would not be available to those registered persons who have not furnished the return for a complete tax period preceding such month. Self assessment method में क्या होता है? Taxpayers can pay tax by considering tax liability on inward and outward supplies and ITC available in form GST PMT 06। तो अगर आपका मन है कि नहीं मैं तो खुद ही निकालूंगा और एक्चुअल दूंगा, तो फिर आप वो भी कर सकते हो। फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स अंडर QRMP, तो ये कैसे होता है? तो GSTR1 जो है वो तो क्वार्टरली बेसिस पर फाइल होता है, बट देयर इज एन ऑप्शनल फैसिलिटी टू अपलोड इनवॉइस डिटेल्स यूजिंग IFF यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी अप टू 50 लाख रुपीस इन ईच मंथ फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ टिल 13th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, ठीक है। तो ये सिर्फ पहले 2 महीनों के लिए क्यों है? क्योंकि तीसरे महीने के लिए तो आपको वैसे भी GSTR1 फाइल करना होगा क्योंकि क्वार्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो सपोज अप्रैल में जून के बारे में अगर बात करूं, तो अप्रैल में अगर 50 लाख से अंदर की इनवॉइसेस मैंने इशू की हुई हैं, तो 1 मई से लेकर 13 मई तक मैं उन इनवॉइसेस की डिटेल्स को फर्निश कर सकता हूं यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इनवॉइसेस पर्टेनिंग टू द लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर आर टू बी अपलोडेड इन GSTR1 ओनली। इनवॉइसेस uploaded using IFF are reflected in form GSTR2A and GSTR2B of the recipient. Details of invoices furnished using IFF in the first 2 months. Details of invoices furnished using IFF in the first 2 months are not required to be furnished again in GSTR1। ठीक है, जो इनवॉइसेस आप IFF के थ्रू फर्निश कर चुके थे पहले 2 महीने में, वो आपको फिर से GSTR1 में
भरने की जरूरत नहीं है। ठीक। A registered person may choose not to use IFF and instead furnish the details of outward supplies made during the quarter in form GSTR 1 only. तो ये QRMP वालों के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है IFF वाली फैसिलिटी को यूज करना। ये लोग अगर चाहें तो IFF ना यूज करें और सीधा GSTR 1 ही फाइल करें क्वार्टर के एंड में। अब आइए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं। Invoice furnishing facility is a facility provided to quarterly taxpayers who are in QRMP scheme to file their details of outward supplies in first 2 months of the quarter to pass on the credit to their recipients. ठीक है, जिससे recipients को credit मिल जाए, इसलिए IFF का यूज करके एटलीस्ट अपनी invoices की details को furnish कर सकते हैं। Taxpayers opting for QRMP scheme may furnish the details of such outward supplies to a registered person for the first and second months of a quarter up to a cumulative of 50 lakh rupees in each of the first 2 months of the quarter using IFF electronically on the common portal. However, invoices pertaining to the last months of a quarter are to be uploaded in GSTR 1 only. अभी देखा, invoices are to be furnished in IFF between first day of the succeeding month till the 13th day of the succeeding month. After 13th of the month, this facility for furnishing IFF for the previous month would not be available. अभी देखा, GSTR 3B क्वार्टरली फाइल किया जाता है। तो ड्यू डेट क्या होती है? जो लोग जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स या लक्षद्वीप है, उन लोगों के लिए 22nd ऑफ द सक्सीडिंग मंथ है, 22nd डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। ठीक है, अप्रैल में जून वाला जो क्वार्टर है तो उसका रिटर्न आपको GSTR 3B आपको 22 जुलाई तक फाइल करना होगा, GSTR 3B अगर आप QRMP में हो तो। ठीक है, और बाकी स्टेट्स में आपको 24 जुलाई तक फाइल करना होगा। अप्रैल में जून वाले क्वार्टर का GSTR 3B आपको 24 जुलाई तक फाइल करना होगा। अमाउंट डिपॉजिटेड इन द फर्स्ट 2 months कैन बी डेबिटेड ओनली फॉर ऑफसेटिंग द लायबिलिटी। ठीक है, GSTR 3B is to be filed even if cancellation of registration was done during any of the first 2 months of the quarter. तो GSTR 3B आपको फाइल करना पड़ेगा अगर आपका पहले 2 महीनों में कुछ कैंसिलेशन भी हो गया, रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन हो गया, तब भी आपको GSTR 3B तो फाइल करना ही पड़ेगा। QRMP स्कीम के बेनिफिट्स क्या क्या है? सिग्निफिकेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लायंस बर्डन ऑफ द टैक्स पेयर, बिल्कुल। Only 4 GSTR 3B returns to be filed by the taxpayer instead of 12 GSTR 3B returns in a year. Only 4 GSTR 1 returns required to be filed. Payment of taxes on monthly basis, furnishing of invoice details in IFF. कौन एलिजिबल होगा इसके लिए? सेम चीजें हम लोग पढ़ ही चुके हैं। Threshold limit of aggregate turnover in the preceding financial year is up to 5 crore rupees. Manner of computing aggregate turnover is details furnished in returns for taxpayers in the preceding financial year are taken into account. Non-eligibility of scheme. If aggregate turnover exceeds 5 crore rupees during any quarter in the current financial year, they shall not be eligible for scheme for the next quarter. किसी भी क्वार्टर में अगर 5 करोड़ क्रॉस कर गया तो अगले क्वार्टर से QRMP के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। Opting out of the QRMP scheme, in case where a registered person's aggregate turnover crosses 5 crore rupees during a quarter in a financial year, he shall not be eligible for furnishing a return on quarterly basis from the first month of the succeeding quarter. तो अगले महीने से आपको QRMP अलाउड नहीं होगा। He shall opt for furnishing of return on a monthly basis electronically on the common portal from the first month of the quarter succeeding the quarter during which his aggregate turnover exceeds 5 crores. तो सेम चीज लिखी हुई है कि अगर आपका अप्रैल में जून वाले क्वार्टर में 5 करोड़ क्रॉस कर गया तो जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर से आपको QRMP नहीं होगा, तो जुलाई से ही मतलब अगले क्वार्टर के पहले महीने से ही आपको मंथली रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। The facility for opting out of the scheme for a quarter will be available from first day of the second month of the preceding quarter to the last date of the first month of the quarter. तो ये अब हो जाएगा। Now, what is the due date for filing GSTR 3B return? The monthly GSTR 3B on or before 20th of the month succeeding the month on which the return is furnished, and quarterly GSTR 3B on or before 22nd or 24th of the month succeeding the quarter for which return is furnished in case of a taxpayer opting for QRMP scheme. इसके बारे में भी हम लोग बात कर ही चुके हैं। इंटरेस्ट, आओ देखो, जो भी फिक्स्ड सम मेथड वाले टैक्स पेयर्स हैं उनमें अगर कोई भी टैक्स की डेफिशिएंसी आती है तो क्या उन पर इंटरेस्ट लगेगा? नहीं। वेयर ऑटो कैलकुलेटेड फिक्स्ड सम अमाउंट फॉर द फर्स्ट 2 months of the quarter is paid by due date, no interest would be applicable even if the liability for the said month was found higher if GSTR 3B of the quarter is filed by the due date by discharging the entire liability. लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर आपने GSTR 3B टाइमली फाइल कर दिया और जितनी भी लाइबिलिटी में जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी थी वो आपने पूरी की पूरी पे कर दी।
where taxpayer makes monthly payment beyond the due date, interest is payable at the applicable rate. अगर ड्यू डेट के बाद आप करते हो तो फिर इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा. Where form GSTR 3B is furnished beyond due date, interest payable as per provisions of section 50 of CGST Act 2017 for the tax liability net of ITC. ठीक, वही वाला हो जाएगा कि अगर आपने GSTR 3B ही आपने बाद में भरा तो फिर नेट लाइबिलिटी पे, जो हम लोगों ने अभी पिछले वाले उसमें देखा था ना, पिछले चैप्टर में, कि सिर्फ कैश वाले पोर्शन पे जितना आप दोगे सिर्फ उसी पर इंटरेस्ट लगेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं लगेगा. For self-assessment method taxpayers, interest payable as per provisions of section 50 of the CGST Act for the tax or any part thereof, net of ITC, which remains unpaid or paid beyond the due date for the first 2 months of the quarter. Same जैसे उसमें था वैसे ही होगा. लेट फी की एप्लीकेबिलिटी, डिले इन फर्निशिंग ऑफ क्वार्टरली रिटर्न या डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, तो इस पर लेट फी लगेगी. डिटेल्स इन पेमेंट ऑफ टैक्स इन द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर, इस पर लेट फी नहीं लगेगी. क्वार्टरली रिटर्न वगैरह फाइल करना या डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज देना, ये इसमें अगर आपने डिले किया तो फिर लेट फी लगेगी. अगर पहले 2 महीने में आपने क्वार्टर के पहले 2 महीने में आपने टैक्स पे करने में डिले किया तो कोई लेट फी नहीं लगेगी. एनुअल रिटर्न देखिए, The annual return for a financial year needs to be filed by 31st December of the next financial year. ठीक है, एनुअल रिटर्न आपको अगले साल के 31 दिसंबर तक करना होगा, यानी 21-22 का एनुअल रिटर्न आपको 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर देना होगा. In this return, the taxpayer needs to furnish details of expenditure and income for the entire financial year. Revision of returns. There is no mechanism of filing revised returns for any correction of errors or omissions. The rectification of errors or omissions is allowed in the subsequent returns. तो आप किसी भी पुराने रिवीजन का रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, आगे आने वाले रिवीजन में आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो. However, no rectification is allowed after the due date for furnishing the return for the month of September following the end of the financial year to which such details pertain or furnishing of relevant annual return whichever is earlier. ठीक है, तो 21-22 का अगर आपको कुछ रेक्टिफिकेशन करना है तो सितंबर 22 या फिर 21-22 का जब भी आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया, सपोज आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया लेट्स से ड्यू डेट पे 31 दिसंबर पे, तो आप सितंबर 2022 या दिसंबर 2022 व्हिचएवर इज अर्लियर, सितंबर 2022 इज अर्लियर, तो सितंबर 2022 के बाद कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते. आगे देखते हैं. लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न. Any registered person who fails to furnish statements, returns under section 39 and final return by the due dates is liable to pay a late fee of 100 rupees per day subject to a maximum of 5,000 rupees under the CGST Act. Any registered person who fails to furnish the annual return by the due date shall be liable to pay a late fee of up to 100 rupees per day subject to a maximum of 0.25% of its turnover in the state or union territory under the CGST Act. ठीक, अब कुछ अमेंडमेंट्स हैं, इन अमेंडमेंट्स को देख लेते हैं. तो मैक्सिमम लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 4 रैशनलाइज, ये वही वाली हैं. लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, आ जाओ देखते हैं इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं. Section 47 stipulates a specified amount of late fee for delay in filing of any of the following by the respective due dates: statement of outward supplies, returns including returns and under QRMP scheme, final returns. An equal amount of late fee is payable by such person under the respective SGST UT GST Act as well. The late fee can be waived off partially or fully by the central government. Since the inception of GST law, late fee is being regularly waived off by the central government either partially or fully. तो central government waive off कर सकती है, और GST जब से शुरू हुआ है तब से central government waive off कर भी रही है. From the tax period June 21 onwards, जून 2021 के बाद से, और क्वार्टर एंडिंग जून 21 और फाइनेंशियल ईयर 2021 onwards, as the case may be, late fee for delayed filing in the forms of GSTR 1, GSTR 3B, GST 4 has been rationalized as follows. ठीक, तो अभी कोई वेव ऑफ नहीं है. For delayed filing of GSTR 1 and or 3B, total amount of late fee payable under section 47 from June 21, quarter ending June 21 onwards by the registered person who fails to furnish form GSTR 31 or GSTR 3B by the due date shall be as follows. तो ये आपके सामने कुछ लेट फी की फिगर्स हैं, इनको आप लोग देख सकते हो, मेरे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है. ठीक है, ये आपके स्टडी मटेरियल से ही लिया हुआ है. स्टडी मटेरियल क्या, अमेंडमेंट्स की एक फाइल इंस्टीट्यूट ने दी हुई है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. चलो
POS नॉलेज पोर्टल पर जब हम आएंगे तो यहां पर ये आपको दिखाई देगा स्टैट्यूटरी अपडेट, दिख रहा है आपको स्टैट्यूटरी अपडेट। तो इस पर जब स्टैट्यूटरी अपडेट पर आप आओगे, इंटरमीडिएट पर आओगे, पेपर 4 टैक्सेशन पर आओगे, तो ये आपके सामने खुलेगा। यहां पर आप देखोगे तो ये स्टैट्यूटरी अपडेट सेक्शन बी इनडायरेक्ट टैक्स नवंबर 22 एग्जामिनेशन, ठीक है। इस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। मैं ओपन कर लेता हूं गुड नोट्स में। तो यहां से ये अमेंडमेंट्स लिए हैं नवंबर 22 के लिए, रिटर्न्स वाले चैप्टर में ये, ठीक है। बट मैंने जो अपने नोट्स बनाए इसी में से एज इट इज दे दिया, जिससे आपको मल्टीपल चीजों को रेफर ना करना पड़े। आप सिर्फ मेरे ये वाले नोट्स को रेफर कर लोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ लेट फी है, इनको आप लोग देख सकते हो, याद कर लेना होगा इनको। और GSTR 4 की डिलेड फाइलिंग के लिए भी, GSTR 4 की डिलेड फाइलिंग के लिए भी ये आपके पास चीजें यहाँ पर मेंशन है। ये जो भी लेट फी वगैरह यहाँ पर मेंशन है, तो इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक। GSTR 4 के लिए भी ये चीजें यहाँ पर मेंशन है। अब आ जाओ इधर, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय स्पेसिफाइड प्रोफेशनल डन अवे विथ। तो सेक्शन 44 जो है उसको सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। पहले क्या होता था और अब क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो, with effect from 1st August 2021, Section 44 has been substituted by Finance Act 2021 so as to remove the mandatory requirement of furnishing a reconciliation statement duly audited by specified professional and to provide for filing of annual return on self-certification basis. It further provides for the Commissioner to exempt a class of taxpayers from the requirement of filing the annual return. राइट, तो पहले क्या होता था कि पहले आपको रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी देना पड़ता था, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन 44 रीड्स एज फॉलोज। क्या रीड करता है ये? Every registered person other than an input service distributor, a person paying tax under section 51 or 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, इन चार लोगों को छोड़कर, ये 1 2 3 4, इन चार लोगों को छोड़कर every registered person shall furnish an annual return which may include a self-certified reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year with the audited annual financial statement for every financial year electronically. तो आप जो भी स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज है उसका रेकंसिलिएशन आप ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ भेज सकते हो within such time and in such manner form and in such manner as may be prescribed. However, the Commissioner may, on the recommendations of the Council by notification, exempt any class of registered persons from filing annual return under this section. Further, nothing contained in section 44 shall apply to any department of central government or a state government or local authority whose books of accounts are subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the timing in force. तो गवर्नमेंट वगैरह के लिए ये एप्लीकेबल नहीं। इसी के साथ हमारा टैक्स का पूरा मैराथन रिवीजन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को ये डेफिनेटली बेनिफिशियल रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा रहा। अब मैं प्री एग्जाम मैराथन्स के दिन आपसे मिलूंगा, मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। एग्जाम से पहले वाले जो 2 दिन की छुट्टी है आपके पास, उसमें मैं आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एग्जाम से पहले आप ये सारे नोट्स को अच्छे से देख कर आए, पढ़ कर आए। जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको बता दें कि नोट्स हैं, मैराथन सेशंस हैं, एटलीस्ट आप इनको देख लीजिए, जिससे एग्जाम से पहले वाले जो 2 दिन की छुट्टी होगी वहां पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर आएंगे, unacademy.com पर। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा, कुकीज को एक्सेप्ट करेंगे, लर्निंग को स्टार्ट कर देंगे और फिर यहाँ पर CA पर क्लिक करेंगे, फिर आप CA इंटरमीडिएट पर क्लिक करेंगे। CA इंटरमीडिएट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर आप गेट सब्सक्रिप्शन पर आएंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये 3 ऑप्शंस आएंगे। आप सेलेक्ट प्लस पर क्लिक कर लीजिए, या आपके सामने प्राइसेस आ जाएंगे। यहाँ पर आप मेरा कोड डालेंगे NISH10 और अप्लाई कर देंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट।
उसके बाद ये आइकॉनिक के प्राइसेस हैं, यहां पर भी आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये लाइट के प्राइसेस हैं, यहां पर भी आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।